भाई आवाज आ रही है भाई सब लोगों को? गुड इवनिंग भाई, आवाज आ रही है? यस सर। देखो लास्ट टाइम हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया था ना, वो आई कैप जे कैप में। यस सर। ठीक है, तो जब तक बाकी लोग आ रहे हैं उसी की प्रैक्टिस थोड़ी सी एक बार कर लेते हैं ना। ठीक है, इसको कोई वेक्टर नाम दे देते हैं। लेट्स से वेक्टर क्यू है ये ना। क्यू वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिख के बताओ सब लोग। ये एक्स हो गया हमारा, ये वाई हो गया ना। लिखें जरा। लिख रहे हो भाई? यस सर। हम्म। सर लिख लिया। चलो मैं लिखता हूँ फिर, है ना। यहाँ तक ठीक है? यस सर। आप बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये लिखना मेरे ख्याल से अब सबको आ गया है ना। यस सर। अच्छा, आज एक बात सीख लेते हैं हम लोग वेक्टर में। जैसे मान लो हमारे पास आई कैप जे कैप होता है, उसी तरीके से के कैप भी हो सकता है, मतलब थर्ड कंपोनेंट भी हो सकता है वेक्टर में। तो इन जनरल मान लो हमने कोई वेक्टर लिखा, ए वेक्टर, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। तो वहां पर ये ए एक्स ए वाई और ए जेड जो है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, राइट? ठीक है ना, यस सर। है ना। तो कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लें, मान लो हमने कहा कि ए वेक्टर जो है हमारा वो 2i माइनस जे प्लस के कैप, है ना, या 2k कैप लिख देते हैं, चलो ना, इस तरीके से। तो अगर इस फॉर्मेट में हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे ना। तो मॉड्यूलस, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना।
तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं मॉड ए, इसको कभी कभी हम सिर्फ ए भी लिख देते हैं ना, ठीक है। तो ये पता करने का तरीका है, देखो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। नोट करो यहां तक। कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करना है, उनको आपस में ऐड करना है और फिर स्क्वायर रूट लेना है उस सम का, है ना। स्टेप्स ध्यान रखना, पहले कंपोनेंट्स को स्क्वायर करना है, स्क्वायर्स का एडिशन करना है, समेशन जो आएगा का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखना कि चाहे कोई कंपोनेंट नेगेटिव भी हो स्क्वायर होने के बाद तो वो पॉजिटिव हो जाए। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो कंपोनेंट्स है वो इंडिविजुअली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अगर हम यही वाला एग्जांपल इसमें अप्लाई कर लें तो हमारा जो मॉड ए बन रहा है वो बन रहा है अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब मैं 1 स्क्वायर लिखूं चाहे माइनस 1 स्क्वायर हो तो सेम आएगा, प्लस 2 स्क्वायर। ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है जरा। ये 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, एकदम ठीक, क्लियर है ना। यस सर। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट समझना कि जब आप मैथ्स में लिखते हो √9, जब आप मैथ्स में रूट 9 लिखते हो तो आप प्लस माइनस 3 लिख देते हो, राइट। यस सर। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सर इसमें मैग्नीट्यूड बताना है बस। बिल्कुल, इसमें मैग्नीट्यूड बताना है और मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, ये बात ठीक है ना। समझ गए बात यहाँ तक सब लोग? एक्सक्यूज मी सर। हाँ शाश्वत बोलो। और सर मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था, क्या है स्क्रॉल कर सकते हैं आप? मैं उसकी फोटो ले लूंगा जो आपने लिखवाया है अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो ये यहाँ से शुरू किया था हमने, ये तो जो पिछली बार पढ़ा था उसका एक एग्जाम्पल लिया हमने, जी सर। है ना। इस वेक्टर को हमने आई कैप जे कैप में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने सीखा कि मान लो कोई वेक्टर होता है हमारा जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इस तरह से लिखे हुए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं, तो मैग्नीट्यूड बताने का फॉर्मूला हमने सीखा, मॉड ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। जी सर। ठीक है ना, तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया है ना। ओके सर। तो ये कर सकते हैं। अब मान लो मैं कोई वेक्टर लिख देता हूँ, लेट्स से एक वेक्टर लिखा हमने बी वेक्टर, जो कि है 3i प्लस 4j माइनस 4k, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो बल्कि इसको 5k कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं माइनस 5k। मॉड बी एक बार जल्दी से बता दो मुझे कितना होगा, मॉड बी की वैल्यू कितनी होगी? सर अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। नहीं वो तो मुझे भी पता है, उससे फाइनल आंसर क्या आएगा वो बताओ ना। √50 या फिर √50 5√2 बिल्कुल सही, 5√2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। ये एक बार कंफर्म कर लो, अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लो। सर ये मतलब ये जो फॉर्मूला है सर वो जो 3D में है उसमें एप्लीकेबल है ये वाला? नहीं बेटा, जैसे मान लो 2D वेक्टर हुआ अपने पास, मान लो वेक्टर अपना होता सी वेक्टर 3i प्लस 4j, दो ही होते हैं इसमें, तो हम मॉड सी कैसे लिखते हैं? हम मॉड सी में लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। ओके सर। अगर मान लो अपने पास वेक्टर एक ही होता, कोई डी वेक्टर होता 2i कैप, तो मॉड डी कितना होता बता सकते हो मुझे? √2 सिर्फ 2 हो जाएगा? नहीं √2 क्यों होगा यार, 2 ही होगा, 2 ही होगा। स्क्वायर करके रूट लेंगे वापस 2 ही आ जाएगा ना वो। यस सर। तो वो इस केस में वापस यहाँ पे 2 आ जाएगा, देखो ये 2 आ गया, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर चाहे 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, आपको तो जो जो कंपोनेंट्स उसके, भाई मैक्सिमम तो 3 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं ना।
तो जो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है उनका स्क्वायर करना है, उन्हें आपस में ऐड करना है और फिर उस सम का अंडर रूट ले लेना है आपको। कर लोगे काम? जी सर। ठीक है, एक बार हमें ये करना आ गया तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। कितने लोग नहीं आए अभी? अच्छा, अब 2 और आने हैं ना? सर टोटल 16 है। हाँ, तो अभी मतलब आपको इंक्लूड कर 2 लोग और आने हैं अभी। कोई, चलो। तो हमने लिखा 2 लोग आने हैं, मानते हुए कि राघवन एक ही है। राघवन, आज एक हो 2 हो भाई? नहीं सर, मैं एक ही हूँ। आज एक ही होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा, लिखो फाइंडिंग, एक और आ गए है ना, फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है ना, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे पता करें, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है अभी तक याद है सब लोगों को? यस सर। यस क्या होता है यूनिट वेक्टर? सर जो डायरेक्शन जिसका यूनिट 1 हो, हाँ, जिसका Unit मैग्नीट्यूड one 1 हो। डायरेक्शन बताता सर हो। वो डायरेक्शन में होता है। ए कैप जैसे कैप बिल्कुल, लगी है हो ना। उसके। तो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका काम होता है वेक्टर का डायरेक्शन बताना, राइट। यस यस सर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अगर मान लो हमारे पास ए कैप बताना है मुझे, ए कैप ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो हम कहेंगे आप ए वेक्टर को ए वेक्टर के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो। ए वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो? ए वेक्टर के मॉड्यूलस ऑफ ए ए वेक्टर। वेक्टर के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, तो जो आपको ऑब्टेन होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है जी। ओके सर। तो अगर ऐसा सही है तो मैं वेक्टर लिख देता हूं, ए वेक्टर इज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, राइट। तो अब आप मुझे ए कैप फाइंड करके बताओ, है ना। तो ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? ए वेक्टर, ए वेक्टर, तो इसको एज इट इज माइनस आई प्लस 2 जे प्लस 2 के लिख देते हैं यहाँ पे। नीचे लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ 5 1 स्क्वायर प्लस 3 2 आ स्क्वायर जाएगा प्लस 2 स्क्वायर, सर। तो ये 3 बन जाएगा 5 सर प्लस 2 जे प्लस 2 के अपॉन 3। अपॉन 3। ठीक है ना, यहां तक लिख लो एक बार, है ना। और एक बार पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ लेना कि आपने वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। तो जब एक वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाता है, उसका यूनिट 1 हो जाएगा। हाँ, जो वेक्टर ऑब्टेन होता है कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, एंड द यूनिट वेक्टर इज सपोज्ड टू हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। ठीक है ना। सर इसका भी मतलब 3/3 आएगा ना? नहीं, 3/3 कैसे हुआ बेटा? अर्पित, 3/3 यस कैसे सर, हुआ? यस सर। हाँ उसे हम ऐड नहीं कर सकते ना सर। नहीं, है ना, वो ये समझ रहे हो ना। वो जो ऊपर आई जे के हैं वो तो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। जो नीचे 3 है वो उनका मिला के मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का Yes, sir. मैग्नीट्यूड है ना, तो उनको आपस में कंफ्यूज मत करो। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो इस ये आ जाने के बाद आपकी चॉइस है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो -1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। ये आपकी चॉइस है, आप लिखना चाहो ठीक है, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, बट चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, है ना। इस पॉइंट पे एक बात नोट करना कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना, मान लो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, इफ देयर इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अगर एक यूनिट वेक्टर है जिसको हम लिख देते हैं लेट्स से बी वेक्टर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, राइट। अब हम ये कहते हैं अगर ऐसा है देन बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर मिलके कितना होने चाहिए?
अगर Square of V vector. स्क्वायर ऑफ वी वेक्टर तो कुछ होता ही नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ वी वेक्टर। मॉड्यूलस वी वेक्टर कितना है अगर सर वो बी यूनिट रूट थ्री, बी रूट थ्री। अरे मालिक ये तो बताओ, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो मॉड बी कितना है? 1 होगा। 1 होगा, ये बात ठीक है ना? बस इतनी सी बात है, ये नोट करो जरा, है ना? लिखो लिखो। तो अगर हमें चेक करना हो कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो बहुत सिंपल है, आप उसके तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो। अगर वो 1 आ रहा है तो यूनिट वेक्टर है, नहीं आ रहा है तो यूनिट वेक्टर नहीं है। ओके सर। Sir, क्यों? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर ना, उसके नाम में ही लिखा है यूनिट वेक्टर। तो अगर उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम 1 है तो वो यूनिट वेक्टर है, नहीं है तो यूनिट वेक्टर नहीं है। समझ गए सूर्यांश? सूर्यांश Yes, sir. बात समझ गए? लेकिन ये तो हाँ x कंपोनेंट हुआ ना, यूनिट वेक्टर तो i कैप j कैप हुआ। कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? सर उसका जब टोटल यूनिटी 1 होगा तो सबको मिलाने के बाद 1 ही तो आएगा, क्योंकि चलो खैर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना। हाँ बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूँ ना, अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड आता कहाँ से? कंपोनेंट्स के स्क्वायर को सम करने पे आता है। ओके सर, ओके तो समझे। हमने कंपोनेंट्स का स्क्वायर किया, 1 है तो यूनिट वेक्टर है, नहीं है तो नहीं। समझे कुछ बात? यस सर समझे। अभी चेक कर लेते हैं ना, इसीलिए अच्छी बात फिजिक्स मैथ्स में ये है ना, हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक वेक्टर लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए वेक्टर which is 0.1 I cap plus 0.3 j cap plus 0.4 k cap। सही बात है ना? अब आपको चेक करना है, चेक whether a vector is a unit vector। ठीक है ना? तो चेक करो कि whether a vector is unit vector। चेक करो जरा। नो सर। नहीं, नो चेक सर। चेक नो नहीं सर। करोगे ऐसा कह रहे हो, या चेक कर लिया और नहीं पाया ऐसा कह रहे हो? सर चेक करा सर। अच्छा हाँ चेक नहीं कर सर ये पाया। होगा ही नहीं सर, बहुत डेसिमल नहीं होगा फिर इसका। नहीं नहीं, ऐसे गेस मत करो, मतलब प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं ना। हाँ अभी सर लिख के किए नहीं। लिख के किया ना, फिर ठीक है। हमने कहा सर देखो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर किया ना, ठीक है। 0.26। हाँ तो ये तो 0.01 बन जाएगा, बहुत छोटा नंबर हो गया। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा, है ना? और और ये पॉइंट 0.16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 0.26 हो गया ये। सही बात। यस सर। तो क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं है तो ये क्या नहीं है? यूनिट 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 वेक्टर नहीं। वेक्टर नहीं अच्छा, है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका स्क्वायर का सम 1 से बड़ा आता तो भी ये क्या नहीं होता? यूनिट वेक्टर। वेक्टर। यूनिट वेक्टर नहीं होता। यूनिट वेक्टर हैज टू हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड नथिंग एल्स। ये बात समझ गए ना? ओके यस सर। सर। यस सर। क्लियर बात एकदम, है ना? सर अगर हमारी डेसिमल में वैल्यू आ रही है जैसे कि 1.0026 आ गई सर, उसमें क्या होगा? उसमें भी नहीं होगा भाई। जब कह दिया हमने कि 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसमें फिर ये बार्गेनिंग नहीं करनी है कि मेरा 1 के बहुत पास आ रहा है, मान लो, क्यों नहीं मान रहे हो, इस बार मान लो अगली बार मत मानना, ओके सर। है ना? समझ गए? यस सर। पक्का? ये रूल है, मतलब इसमें एक्सेप्शन नहीं है, पक्की बात है ना? ठीक है, चलो। एनीवे, तो हमने यहाँ पे लिखा, एक वेक्टर लिख देते हैं, कोई पी वेक्टर, जिसमें हमने लिखा एक्स आई कैप प्लस 0.6 जे कैप। ठीक है ना? फाइंड एक्स इफ पी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। हो जाओ शुरू। अगर पी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो एक्स कितना होगा?
0.6 0.64 0.6 64 यार कोई बात नहीं, कर लो, गड़बड़ कर लो ताकि मुझे बता के महान बनने का मौका मिलेगा। सर 0.64 मैं कह रहा हूँ गड़बड़ कर लो ताकि मुझे बता के महान बनने का मौका तो मिले। सर प्लस ठीक है माइनस 0.7 सही है, और गलत कर लो, सर प्लस माइनस 0 है कुछ भी उल्टा सीधा बोलो, है ना। रूट 0.64 वाह, यस सर रूट 0.64 मैं तो रूट भी कर लो ना, 0.64 का रूट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं 0.08 0.08 सर मैंने 0.8 सॉरी 0.8 सर 0.8, चलो सर फाइनली 0.8 मैंने पहले ही बोल फाइनली, है ना। एनीवे, तो देख लेते हैं। हमने कहा कि x का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर मस्ट बी 1, तो x स्क्वायर प्लस 0.36 इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो x स्क्वायर को 0.64 होना चाहिए। जब रूट लेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.8 आ जाएगा। कर सकते हैं ये? हाँ सर यस है ना। तो ये ध्यान रखना है, छोटा सा रूल है यस सर ना, यूनिट वेक्टर के लिए, वो ध्यान रखना। अच्छा, फिर यूनिट वेक्टर में ही एक चीज हम सीख लेते हैं। सर हाँ अनन्या बोलो। सर ये प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा साइन 0. नहीं अनन्या, यही तो बात मैंने देखो अभी भूतकाल में कही थी यहाँ कहीं पे, है ना। मैंने कहा था कि इवन इफ हमारे मन में विचार आए कि हम माइनस लिखना चाहिए क्या, हम, अच्छा हाँ, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, यहाँ पे हो सकता है ये, यस सर यहाँ ये हो सकता है। हाँ अनन्या ने बहुत सही बात पकड़ी है। ये जो x है इसमें प्लस माइनस 0.8 दोनों आ सकता है। x कैन इजीली बी प्लस एज वेल एज माइनस 0.8। क्यों? दोनों ही केस में उसका स्क्वायर जो होगा 0.6 के स्क्वायर के साथ जोड़ के 1 देगा, है ना। बिल्कुल सही बात है अनन्या, एकदम सही पकड़ा, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे प्लस 0.8 भी आ सकता है और माइनस 0.8 भी आ सकता है, बिकॉज x इज ओनली सपोज टू बी अ नंबर, है ना। जिसका स्क्वायर करेंगे तो इररिलेवेंट हो जाएगा वो प्लस था कि माइनस था, तो बिल्कुल हो सकता है ना, ठीक है ना। अनलेस सर क्वेश्चन में लेकिन कोई वो और कंडीशन, हाँ बेटा कोई सर बोलो। लेकिन वो रूल के हिसाब से तो नहीं जाएगा ना फिर। नहीं बेटा, रूल सही, वो मैं भी तो वही चीज में गड़बड़ कर गया था ना। रूल वहां ठीक था, वहां था जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वो कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो x का मैग्नीट्यूड से तो कोई मतलब ही नहीं है। x तो एक ऐसा नंबर है जो एक वेक्टर का कंपोनेंट है। वेक्टर के कंपोनेंट आपने प्लस होते देखे हैं, यस सर। माइनस होते भी देखे हैं, यस सर। है ना। तो अभी मान लो हमारा p वेक्टर ये होता, p वेक्टर इज 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता कि नहीं होता? यस होता। अच्छा, p वेक्टर अगर ये होता माइनस 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप, तब भी तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता। यस सर। बिल्कुल होता ना, यस बिल्कुल। तो x यहाँ पर 0.8 और माइनस 0.8 दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही है। क्लियर बात है एकदम। इसमें डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव में रहेगा या पॉजिटिव? नहीं नहीं, दो आप तो ये आंसर छोड़ दोगे ना, x की वैल्यू, x तो एक नंबर है ना। अनलेस मैंने कहा यहाँ पे कोई दूसरा स्पेसिफिकेशन दे रखा होता कि x कंपोनेंट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हम पॉजिटिव वाला चूज करते। अभी ये दोनों आंसर बिल्कुल वैलिड हैं आपके, है ना। ओके ओके सर ठीक है ना, ये बात समझ गया ना। तो ये बिल्कुल ठीक, आपने पॉइंट सही टाइम पे पूछ लिया, तो हमें बात क्लियर हो गई। यहाँ सबको क्लियर है ये बात? यस 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 सर। सर अब एक काम करते हैं, देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? तो पहला यूज जो है हमारा वो है फाइंडिंग अनदर वेक्टर, अनदर वेक्टर पैरेलल टू, ये 11 नंबर नहीं लिखा, क्या लिखा हमने? पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, है ना, गिवन वेक्टर। अगर एक वेक्टर हमारे पास है और हम उसके पैरेलल दूसरा वेक्टर चाहते हैं, पहले तो ये पैरेलल वाली कंडीशन जो है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो डायरेक्शन में कैसे होते हैं?
सेम सेम होते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? सर अपोजिट भी तो हो सकते हैं। नहीं, उसको एंटी पैरेलल कहेंगे अन्य, है ना? अच्छा ठीक है। ठीक है ना? उसको हम सेकंड पॉइंट में लिख लेंगे एंटी पैरेलल में, है ना? लेकिन अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो क्या होते हैं? सेम इन डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये बात ठीक है ना? यस बस सर फर्क होगा, अपोजिट क्यों नहीं होंगे? ऑपोजिट को एंटी पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके 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 सर। ठीक है ना? मतलब उसको एक टेक्निकलिटी की तरह ले लो, है ना? आम बोलचाल की भाषा में हम इन दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल कह सकते हैं, लेकिन जब एरो लगा देते हैं तो ये क्या बन गई? हम एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। ये बात ठीक है ना? बिकॉज देयर इज अ डायरेक्शन इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना? एनीवे, तो जब आप देख रहे हो कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका डायरेक्शन सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या हो सकता है उनमें? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट देखना कि लेट्स से ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। किसी ने हमें बताया कि मॉड बी इज 1.5 टाइम्स मॉड ए। बी का मॉड्यूलस ए के मॉड्यूलस का कितना टाइम्स है? 1.5 गुना। 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना। ये बात ठीक है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बी वेक्टर इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ए टाइम्स 1.5? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए क्या है? सर इस बात यूनिट। सर शुरू से समझा देंगे सर? मैं शुरू से। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं समझा। अच्छा, कहाँ से गायब हुआ था आपका नेटवर्क? सर आप जो ए पैरेलल बी से बता रहे थे बस इतने से। अच्छा, ए और बी आपस में पैरेलल हैं? ए और बी आपस में पैरेलल हैं? यस यस ठीक है। सर और बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का 1.5 टाइम्स है। ओके सर। ठीक है। तो अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कितना मैग्नीट्यूड? सर 1.5 1.5। ये बात ठीक है ना? टेक्निकली मुझे लिखना क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 1.5 मॉड ऑफ ए, यानी जो भी मॉड ऑफ ए है उसका कितना गुना? 1.5 ए टाइम्स। 1.5 है। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। सर लेकिन हमने उसे वो ये वेक्टर है बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है क्यों किया था? उसका डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है अच्छा उसके हाँ 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 मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाऊं ये बात। हाँ सर। यस सर ठीक है। यस। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए जो कि है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। लेट्स से ऐसा है। जी अब सर। हमें कोई पूछे फाइंड ए वेक्टर बी which is parallel to A and has a magnitude 6 units। कितना यूनिट? 6 यूनिट। 6 यूनिट। 6 यूनिट। ये बात ठीक है ना? तो हम ऐसे में क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि जो हमारा बी वेक्टर है वो है तो ए के ही डायरेक्शन में। तो ये हमने क्या निकाल लिया? यूनिट वेक्टर। ए का यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को एक सूटेबल मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करना है। कितना यूनिट? इंटू 6। इंटू 6। अगर वो कहता है ये 6 टाइम्स ऑफ ए है तो हम यहाँ मॉड ए से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन वो कह रहा नहीं, उसका यूनिट ही टोटल 6 है तो हमने हाँ, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पॉइंट समझ रहे हैं सब लोग अच्छी तरीके से? जी सर। यस। तो यस सर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर हमें किसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए हो तो जो वेक्टर गिवन है उसको किस में कन्वर्ट कर दें? सर गिवन वेक्टर को कन्वर्ट कर पहले तो सर उसकी डायरेक्शन लिखा यूनिट में यूनिट वाले डायरेक्शन में निकालने को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना कहते हैं ना? यस सर। ठीक है। जो यूनिट वेक्टर बन के आए उसको जो भी डिजायर्ड मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर दें, जो आना अपने आप आ जाएगा। जी सर। सर आगे आ गया ना? बात समझ में आ गया? सॉरी आंसर। अब हम क्या कर देते हैं, देखो ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो जरा। कितना लिखूं मैं यहाँ पे? क्या लिखूं? सर आई कैप प्लस 2 जे प्लस कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 2 के कैप
अपॉन Upon 3 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में इंटू 6, 6, ओवरऑल 3 कितना से हो 2 जाएगा? टाइम्स कट जाएगा, अब क्या लिखूं यहाँ? 2i 2i cap कैप 2i plus कैप 4j cap प्लस plus 4j 4j कैप कैप 4k कैप। प्लस 4k कैप। नोट कर लो, छोटा सा भी डाउट हो किसी को तो क्लियर कर लो इसमें। सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, यही काम मान लो सेकंड पॉइंट में हमें एंटी पैरेलल में करना होता, एंटी पैरेलल वेक्टर का करना होता। तो अगर मैं आपसे कहता कि बी वेक्टर ए वेक्टर के बी इज एंटी पैरेलल टू ए एंड हैज ए मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स। कितना यूनिट? 9 9 unit. यूनिट्स, है ना? तो इस केस में मुझे बस हल्का सा चेंज क्या करना था, ये बता दो। सर यूनिट वेक्टर मतलब नेगेटिव हो जाएगा जो उधर। बिल्कुल, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए टाइम्स Yes. कितना? 9। ये देख लो एक बार, बात Yes, समझ में आ रही है sir. क्या? ये Yes, sir. माइनस साइन ने यहाँ पे क्या किया हमारे लिए? उसका डायरेक्शन बदल दिया। डायरेक्शन ए का डायरेक्शन डायरेक्शन उल्टा कर एंटी दिया, है ना? पैरेलल हो गया। बिल्कुल एंटी पैरेलल हो गया। कर लेंगे, ये काम कर लेंगे। हाँ सर। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही है ना? तो यूनिट इसका वेक्टर, एग्जांपल से एक बार एग्जांपल और देना सर। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। देखो, एक वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर, ये है 3i + 4j, है ना? और बी वेक्टर हमें चाहिए, बी इज एंटी पैरेलल टू ए एंड इज ऑफ 10 यूनिट्स, इज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स। ठीक है, जल्दी से कर लो, इसको सॉल्व कर लो। बी कितना आएगा? सर -2 ब्रैकेट 3 + 4j 3i कैप + 4j कैप। -2 ब्रैकेट में 3i + 4j। सब लोग सहमत हैं इस बात से? यस सर। ठीक है, देखते हैं। सबका यही आ रहा है, चेक कर लो यार। किसी का नहीं आए तो भी बता देना कि आंसर मेरा नहीं है। यस सर। लास्ट में हमने कॉमन निकाल लिया सर, उसमें से -2 इसलिए। हाँ, वो कॉमन तो ठीक है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो छोड़ दो, है ना? मतलब कर सकते हैं वेक्टर, मतलब कि इनके साथ जैसे आप प्लस करने को मन कर रहे थे। नहीं अभी नहीं है। अच्छा मुझे वो दे दो, मार्क्स दे दो एक। ऐसा लिख सकते हैं, -6i -8j, है ना? इसमें मतलब ऐसा लिख दो तो बेटर भी है, बल्कि, है ना? ऐसा लिख दो तो ठीक है, बाकी कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो कोई गलती नहीं। एनीवे, समझ में आ गया सबको ये? यस यस सर। ठीक है ना? चलो, अब एक काम कर लेते हैं, अब हम सीख लेते हैं इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसमें अभी जो हम सीखेंगे वो है वेक्टोरियल फॉर्म, वेक्टोरियल फॉर्म, है ना? वेक्टोरियल फॉर्म क्या होती है? आई कैप, जे कैप, के कैप में जब वेक्टर लिखा होता है तो उसको वेक्टोरियल फॉर्म कहते हैं हम, ठीक है ना? ये सबसे सिंपल तरह का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए इसको पहले सीख रहे हैं हम लोग। तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, इसको लिख देते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, है ना? दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जो है, सॉरी यहाँ पे आएगा बी एक्स, है ना? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। और हमें किसी ने पूछा आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके बताओ। हमने कहा ठीक है जी। जी सर। तो अब आप ये सोचो कि जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं
तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। कौन से कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं? तो जैसे ax और bx। एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी x वाला x में, y वाला y में और z वाला z में। ये बात ठीक है ना? जी सर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे ax प्लस bx i cap i कैप, ay प्लस by j cap j कैप, az प्लस bz k cap। k कैप। यहाँ तक लिख लो। फिर इसमें कुछ छोटी मोटी बातें हैं, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बार लिख लो यहाँ तक। सर एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे क्या ऊपर? मेरे एक चीज लिखना नहीं लिख पाया था। ये हाँ सर, बस इतना ही चाहिए। अच्छा, थैंक यू सर। ये नोट कर लो तब बताना मुझे। कर लिया सर। ठीक है, यस सर, डन सर। ठीक है। अब एक बात समझना यहाँ पे देखो कि जो ax प्लस bx आपने लिखा है, इसमें हो सकता है ये इंडिविजुअली प्लस माइनस हो। जैसे हो सकता है ना कि हमारा वेक्टर, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जी सर। कि हमने a वेक्टर लिखा जो है 2i माइनस 3j प्लस 4k, है ना। यानी जो इसका y कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ पे उसके साथ एक माइनस साइन लिखा हुआ है यहाँ, है ना। हाँ सर। b वेक्टर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी एक कंपोनेंट जो है अपने आप में नेगेटिव है। तो जब आप प्लस करोगे इन्हें a प्लस बी, तो जैसे प्लस माइनस को आपस में प्लस करते हैं वैसे करना है। तो 2 और माइनस 1 मिलके क्या बनेगा? 1 1। तो आई कैप हो गया 1 आई कैप। माइनस 3 और प्लस 4 मिलके क्या बनेगा? 1 फिर 1 बनेगा। बिल्कुल सही। 5k। तो जे कैप और फाइनली ये दोनों 5K। मिलके क्या बने? 5k। 5k। नोट कर लो इसको। डन सर। ठीक है, फिर एक बात देखना, यही काम अगर हम a माइनस बी कर रहे होते। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लिख रहे हैं ax माइनस बी एक्स। इसका मतलब माइनस किसको होना है? जो माइनस में लिखा हुआ है। क्लियर बात है? यस सर। है ना। ax प्लस बी एक्स करते हुए तो फर्क नहीं पड़ता, आप उल्टा भी जोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जुड़ ही रहे हो, है ना। लेकिन माइनस करते हुए जो माइनस साइन के साथ लिखा है उसके कंपोनेंट्स रिवर्स हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जी सर। कोई नहीं, वो हम न्यूमेरिकल एग्जांपल में देख लेंगे। यहाँ आई कैप लिख देते हैं, ए वाई माइनस बी वाई लिख के जे कैप लिख देते हैं, और ए जेड माइनस बी जेड लिख के के कैप लिख देते हैं। और सेम काम कर लेते हैं, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ए और बी का। जो हमने यहाँ ए बी लिए थे इन्हीं का डिफरेंस लिख देते हैं ना। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा a माइनस बी वेक्टर, तो आप लिख देंगे 2i माइनस ऑफ माइनस आई कितना हुआ? 3i cap। 3i क्या? देखते चलना भाई सब लोग। माइनस 3 माइनस 4 -7 माइनस 7 जे कैप, Plus 4 3K। माइनस 1 3 प्लस 3k कैप। चेक कर लो एक बार, देखो यस सर, यही है। ठीक है ना। ठीक है, इसको लिख लें जरा। डन, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करना जो है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल काम है। यस सर। ठीक है ना। फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम ये कर लेते हैं, 2 वेक्टर लिख लेते हैं पी क्यू। कोशिश करना कि इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त पेन नहीं चलाएं, बस ऐसे ही देख के बता देंगे आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। तो इसको हम लिख लेते हैं ठीक है। आप मुझे p प्लस क्यू कितना हुआ ये बताएंगे, है ना।
4 4 i i cap plus 4 j cap plus 4 k cap. बिल्कुल सही है। चलो ये तो सिंपल हो जाएगा। आप मुझे q माइनस p बताएंगे कितना है। minus 2 i cap minus 8 j cap and minus 2 k cap. माइनस सर 2 माइनस 2 कैसा आ जाएगा सर? प्लस 2 आ जाएगा सर। फर्स्ट वाले में सर आई कैप सर वो आएगा क्या प्लस कह रहे हो बेटा? सही है, -8 आएगा आगे। सर प्लस का 2 -3 आई कैप आएगा। नहीं यहाँ क्या अच्छा लिखा? क्यू माइनस सर पी है आंसर हो सर। जाएगा -2 minus 2 k cap. ओ सॉरी मैंने अब सही लिखा है ये? यस सर। Yes sir. यस सर। सब लोग देख लें एक बार। यस सर। ठीक है, तो ये आई कैप जे कैप में करना समझ में आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, क्वेश्चन दूंगा, कर लोगे अपने आप से? यस Yes. सर। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक ए वेक्टर है। अच्छा, अचानक से आंसर मत बोलने लगना, पहले पूरा क्वेश्चन सुन लेना है ना। हाँ सर। ठीक है, करें। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं सब लोग? Yes sir. फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक बार ट्राई कर लो सब लोग, है ना? सर हो गया सर। आई कैप प्लस रुक जाओ अर्पित रुक जाओ, आंसर लिख के छोड़ दो, है ना? मैं आपसे पूछ लूंगा फिर, है ना? आंसर आ गया अभी? चलो डन। ठीक है, अनन्या बताओ, अपना आंसर बताओ। 1/21 आई कैप प्लस 4/21 जे कैप वो माइनस 2। 21 में कॉमन में लिख दूं नीचे? यस सर। ठीक है, अब बोलो ऊपर। आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन 21। 4 जे के बाद क्या है बेटा? -2 के क्या? -2 के क्या है? यस सर। अच्छा, सबका यही आ रहा है? यस सर। चेक कर लेते हैं, पहले a प्लस बी कर दें। तो a प्लस बी हमारे पास आया 5 आए, नहीं सॉरी, हमें क्या करना है, a प्लस बी करना है ना। तो a प्लस बी आया आई, उसके बाद आया प्लस 4j -2 के। अच्छा, फिर इसको हमें करना था, तो अंडर रूट लगाना था हमें। सर 1 + 16 + 4। 1 + 16 + 4 तो 21 आया। यहाँ और यहाँ में कुछ फर्क दिख रहा है क्या? सर रूट का यस सर रूट रूट किसी ने भी नहीं 21। लगाया। सर रूट ही तो बोला था, √21। नहीं, अनन्या ने 21 बोला था। रूट 21
सर मुझसे रूट छूट गया। हाँ यार, ऐसे रूट को बॉयकॉट मत करो कि है ना आज बुधवार है तो रूट नहीं लगाएंगे, है ना, ये मत करो, है ना, रूट लगाना जरूरी है। सर मेरा तो बहुत पहले आ गया। हाँ अर्पित, अपना बताओ क्या आया। सर आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन रूट 21, यही आया। यही है ना, जब तक ये है कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा कुछ अजीब अनोखा अद्भुत सर अविश्वसनीय आंसर ला सर रहे मेरा हो। बहुत पहले आ गया था ये तो। नहीं ये आ रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ अलग ला रहे हो तो बताओ मुझे। नो सर। नहीं ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को, है ना। फाइंड ए वेक्टर, कुछ नाम देते हैं सी, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, नहीं ए माइनस बी सॉरी, एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। तो एक ऐसा वेक्टर सी आपको पता करना है जो ए माइनस बी के डायरेक्शन में हो और 5 मैग्नीट्यूड, 5 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड। कर लोगे, लग रहा है। सर ए और बी लास्ट क्वेश्चन का ही वो है। हाँ वही सर सेम हो वाला जाएगा, यही ले रहा है, सर जो हो ये वाला जाएगा। ए लिखा है यही हाँ वाला। सर हो जाएगा। करो करो, हो जाएगा तो कर लो। डन सर। अच्छा अभी देखते हैं अर्पित, आंसर लिख लिया ना अर्पित आपने। हाँ सर खत्म, हौसला हो गया। यस सर, अच्छा खत्म। खत्म। तो लिखूं फिर, मैं लिखूं। हाँ सर। अच्छा तो सबसे पहले आपने ए माइनस बी किया, जी सर। ए माइनस बी आपका आया 5 आया, आया। यस सर। और 2j आया। आया। आया सर। माइनस 6k, यस सर। यस सर। सर फिर आपने इसको अंडर रूट ऑफ रूट 65 यस प्लस सर। 4 65 प्लस 36, 65 और फाइनली 65 यहाँ हो पे गया। 5 इंटू मतलब 5 कर दिया। रूट नहीं है। 65। यस यही सर, किया। यही है, यही है सर, यही है। यस सर यही है। 13 आ जाएगा। एक बात तो ठीक है, क्या 3 है नहीं आएगा। नहीं आएगा ना भाई ना, वो रूट 13। 65 ही छोड़ना पड़ेगा, 65 ही रहे। ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। सर मतलब इसने रूट नहीं लगाया होगा, वो काट के 13 आ रहा है ना इसलिए। हाँ आप चाहो तो ये कर सकते हो कि फाइनली जो नीचे देखो, नीचे कितना आ रहा है, 65 आ रहा है ना, तो रूट 13 रूट 5 लिख सकते हो, ऊपर से एक रूट 5 काट सकते हो, है ना। मतलब चाहो तो फाइनली आंसर में आप अंडर रूट ऑफ 5/13 इंटू 5i प्लस 2j माइनस 6k लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर लगे कि लिखना है ऐसा लिख सकते हो, कर लोगे, ऐसे कर लोगे, यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया कैसे काम करते हैं ना। यस सर। चलो अब सिंपल काम हमारा ओवर है, जी थोड़ा सर। ढंग का काम कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, है ना। तो लिख लेते हैं ग्राफिकल, ग्राफिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। तो ग्राफिकली वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये अब हम सीखेंगे, है ना। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें सीखना होगा वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल देखते कैसे हैं वो समझते हैं।
तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं ए वेक्टर, यहाँ लिखते हैं बी वेक्टर और यहाँ लिखते हैं थीटा। इसको एज इट इज ड्रॉ कर लेना। एरो पे ध्यान देना, एरो कहाँ लगे हुए हैं। इस फिगर को एज इट इज ड्रॉ कर लो एक बार। डन सर। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है वो लिखते हैं। लिखो when two vectors are kept with their tails together, tails in contact भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ सर। when two vectors are kept with their tails together, कॉमा लगाना, the smaller angle between them represents the angle between the vectors. Between them, The smaller angle between them represents the angle between the vectors. वेक्टर्स जी सर। ठीक है ना? between the vectors. हाँ, इसको स्टेटमेंट को एज इट इज लिख लो, फिर हम इसको समझते हैं, इसी डायग्राम से समझते हैं ना। और एक और डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, वो भी हमारी हेल्प करेगा, है ना। यहाँ भी हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखा है देखो, और यहाँ भी हमने थीटा लिखा है। एनीवे, दोनों केस में देख रहे हो वेक्टर टेल टू टेल रखे हुए हैं। हाँ सर। ठीक है, अब एक तो आपको एंगल ये वाला दिखेगा, देखो ये वाला एंगल, और एक ये वाला हाँ। दिखेगा, है ना। ठीक है ना। Yes sir. यहाँ भी आपको एक एंगल ये दिखेगा और एक ये वाला दिखेगा। Yes sir. हमने थीटा किसे कहा है? अंदर वाले को। अंदर सर जो छोटे inner वाले, angle है। अंदर बाहर हमें थोड़ी पता, छोटे हाँ। वाले को। ओके सर। पक्की बात है ना। Yes अच्छा sir. हाँ। ठीक है, सर एक और बार बताना। अर्पित देखो यार, ये हमने मैं नहीं हूँ सर, राघवन है। अच्छा, राघवन कह रहा है। अच्छा, राघवन सुनो यार, ये दो वेक्टर टेल टू टेल रखे हुए दिख रहे हैं बेटा। यस सर। इनके बीच में बना हुआ एक एंगल तो दिख ही रहा है, ये वाला। यस सर। और बाकी 360 में से माइनस कर दें तो ये वाला बनेगा। यस सर। 360 का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? 360 क्यों कह रहा हूं मैं? सर वो मतलब पूरा पूरा surface एंगल है। 360 है, ठीक है ना। हाँ। उसी तरीके से यहाँ भी हमने दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा ये लिया है, और जो दूसरा वाला एंगल है बड़ा वाला, उसको इग्नोर कर दिया हमने। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा थीटा है वो कहां से कहां तक हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है? 0 नहीं 1 मतलब नहीं, 0 से 1 बड़ा। 0 से बड़ा, तभी देखो यहाँ मैंने 0 से इक्वलिटी बड़ा। लगाई। हाँ, 0 और यहाँ बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? 360 360। 180 180। 180 ये 360 किसी ने कहा था, मैं उनकी बात सॉरी क्लियर सर, करूं। सॉरी। अरे मैं माफी मांगने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं समझाऊं क्यों नहीं है 360। नहीं सर, वो जब घूमेगा तो दोनों का बीच का एंगल भी तो 180 से कम हो जाएगा ना, समझ गया। समझ गए ना पक्का? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, अगर ये 0 पे इक्वालिटी लगा दें तो ये कौन से दो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा? सेम वेक्टर या फिर एक के ऊपर एक के ऊपर नहीं, पैरेलल कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पैरेलल। अच्छा, 180 पे इक्वालिटी लगा दें तो क्या कहेंगे? अपोजिट एंटी पैरेलल, ठीक है ना। एंटी है ऑपोजिट ही वो, ये बात ठीक है ना, लेकिन एंटी पैरेलल कहना में थोड़ा स्टाइलिश लगता है। यस सर। ठीक है हाँ ना? सर। ऐसा लगता है वेक्टर पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है, और कुछ नहीं है ना। एनीवे, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 180। 0 से 180, ये बात ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब भी दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना हो, सबसे पहले टेल टू टेल वाला काम जरूर कर लें, ताकि उनके बीच का एंगल सही पता लग जाए हमें। जी सर। अभी मान लो किसी ने दो वेक्टर को ऐसे रखा हुआ है और यहां लिख दिया 120, तो ये क्या ये 120 इनके बीच का सही एंगल है? नो नो सर। सर। नो नहीं। तो सही एंगल के लिए क्या कर सकते हैं? देखो,
या तो आप इस वाली लाइन को उठा के आगे ले आओ, यस सर। यानी अपने ही पैरेलल आगे खिसकाओ जब तक ये टेल इस टेल के साथ ना मिल जाए, या इसको पीछे ले जाए ऊपर या वाले को। इसको पैरेलल उठा के पीछे ले जाओ जब तक ये वाली टेल इस वाली टेल से मिल जाए। तो उस केस में या तो आपका डायग्राम ये बन जाएगा या आपका डायग्राम ये बन जाएगा। बात समझ गए? और दोनों ही केस में ये वाला एंगल 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ Yes. सर, 60 सर। पक्की बात? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल ग्राफिकली कैसे देखना है ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक। यस सर। एक बार हमें पता चल गया, अब उसके बाद वेक्टर ऐड कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं स्टेप्स फॉर वेक्टर एडिशन। तो पहला स्टेप क्या है वो देखते हैं। लिखो प्लेस द वेक्टर्स such that the tail of one coincides With the tail of other. with the head Sorry, yes sir, with the head. of the other। ठीक है ना? ये कैसे होगा इसको डायग्राम से समझते हैं। पहले स्टेटमेंट लिख लो, प्लेस द वेक्टर सच दैट द टेल ऑफ वन कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ द अदर। डन सर। लिख लिया स्टेटमेंट? सबने लिख लिया? यस। तो देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास वेक्टर था एक ये और एक ये, है ना, ए और बी। अब हम क्या करते हैं, अभी इन दोनों की क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है? ये वाली? यस सर। नहीं नहीं, No, sir. टेल से टेल मिली हुई ना, हमें टेल से हेड मिलाना है। यस तो सर। हमने क्या किया, हमने ये किया, देखो हमने इस बी वेक्टर को अपने ही पैरेलल खिसकाया और यहां लेकर आ गए। ये लाल लाइन दिखाई दे रही है सबको? Yes, sir. तो हमने ये लाल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बी वेक्टर की नई पोजीशन है, पैरेलल खिसकाना है ताकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल रहें। बी का जो पहले टेल था वो उठ के अब कहां पे आ गया है? दूसरे वाले के हेड पे। ए के हेड पे आ गया है। अच्छा, यही काम हम ऑल्टरनेटली कैसे कर सकते थे? ऐसे कर सकते थे। देखो ए को ऊपर ले गए। हाँ, हम देखो बी को तो ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं हम, बी तो यूं का यूं छोड़ दिया हमने। हमने क्या किया, हमने ए को उठा के यहाँ पहुंचा दिया। इस बार ये बी एज इट इज है, ये ए हो गया। दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा, बस आपने चॉइस जो है वो ये करनी है कि ए को हिलाना है या बी को हिलाना है। ठीक है ना? समझ गए बात? हाँ सर। ओके, चलो एक बार ये कर लें तो सेकंड स्टेप क्या है? नाउ जॉइन द फ्री टेल। फ्री मतलब मुफ्त की नहीं, फ्री मतलब जो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। द फ्री टेल With the free head. with the free head in a straight line, marking the head side with an arrow, ठीक है ना? ये स्टेटमेंट एज इट इज लिख लो, फिर इसको डायग्राम में देखते हैं कि हमें क्या करना है। सर अभी ये ट्रायंगल लॉ है ना जो अभी करेंगे पहले? ट्रायंगल लॉ तक पहुंच रहे हैं ना, ये ट्रायंगल लॉ तक हाँ, पहुंचने की तैयारी है हमारी, है ना? ठीक है, जी सर। फिर हम इसी को ट्रायंगल लॉ की तरह समझ लेंगे। ट्रायंगल लॉ इसमें क्या कहना है। एनीवे, यस सर। तो अब देखो जब हमने बी को खिसका दिया तो ये वाली टेल हमारी फ्री है, ये वाला हेड हमारा फ्री है, और हमारे पास रंगों की कोई कमी नहीं है। हमने नया रंग लिया और ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। तो हमने फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन कर दिया।
वो यहाँ करते तो फिर ऐसे करते, देखो ये इस वेक्टर को हम सी वेक्टर लिख देते हैं, चाहे तो a प्लस बी कह दो, हमने इनके रिजल्टेंट को नाम सी दे दिया है ना, तो ये हमारा सी वेक्टर हो गया। मतलब सर हमें एक और इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। सर हमें एक और लाइन खींचनी, मतलब फ्री हेड से फ्री टेल तक। फ्री टेल से फ्री हेड तक एक लाइन खींचनी है, और जहां एरो लगा है उसी तरफ उसका एरो बना देना है ना। ओके सर। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है ना। तो इस रूल को सीखने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ, आप मुझे क्या करोगे, उसका रिजल्टेंट ड्रॉ करके बताओगे। देखो ये मैंने बनाया ए वेक्टर, ये मैंने बनाया बी वेक्टर। प्रोपोर्शनली थोड़ा ऐसे ही रखना कि बी थोड़ा ज्यादा लंबा है ए से, है ना, और ये मैंने बना दिया इनके बीच का थीटा। अभी टेल टू टेल रखा है मैंने, सब लोग अपने अपने कॉपी में इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे ना, अप्रोप्रिएट स्टेप्स के साथ, है ना। फिर मैं एक आंसर फिगर बना दूंगा, उसके साथ इसको मैच करा लेंगे, है ना। Done, sir. डन। डन सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ से लाइन बनाते हैं, थोड़ी आगे चली गई है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि ये टच हो रहा है यहाँ, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया सी वेक्टर, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर, है ना। चेक कर लो एक बार आंसर, देखो सर यही है। सबका यही आ रहा है। यस सर। Yes, sir. सर हाँ हाँ, आयुष्मान बोलो। सर ये जो पहले जो वेक्टर था बी और ए वेक्टर, सर वैसे भी तो ये सही था, मतलब वैसे भी इसमें पैरेललोग्राम लॉ लग सकता था। पैरेललोग्राम लॉ तो हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी। पहले वाला डायग्राम भी तो सही कंसीडर कर सकते हैं ना सर। नहीं, लेकिन हमने पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस ही कहाँ किया अभी। पैरेललोग्राम लॉ तक आने के लिए तो हमें वेक्टर का माइनस भी सीखना पड़ेगा ना फिर। मेरी बात समझ रहे हो आयुष्मान? यस सर। ठीक है ना, तो वहां तक आ जाते हैं, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ में भी बात कर लेंगे हम लोग, है ना। अभी तक क्लियर है सबको जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना? देखो वैसे तो वेक्टर अगर आपने पढ़ा होगा, ये आपने बहुत तरह से सीख लिया हो कैसे ये काम करते हैं, लेकिन अभी जितनी अगर हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना। Yes, तो sir. अभी तक हमने सीखा कि अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं तो पहले आप टेल टू टेल रख के उनके बीच का एंगल पता कर लो कि भाई ये इनके बीच का एंगल है। उसके बाद आप एक वेक्टर के टेल को उठा के दूसरे के हेड पे ले जाओ, ऐसे ये ले गए हम। उसके बाद जो हमारी फ्री टेल और फ्री हेड बची हुई है उनको आपस में ज्वाइन कर दें। जो हेड वाली साइड है यानी जहां एरो लगा हुआ है वहां एक एरो मार्क कर दें। तो ये जो नया वेक्टर ऑब्टेन होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनका एडिशन, इनका Resultant. रिजल्टेंट है ना, इसको रिजल्टेंट कहते हैं। इनका सम रिप्रेजेंट करेगा, दो वेक्टर्स का एडिशन रिप्रेजेंट करेगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। Yes, ठीक sir. है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ कैसे फीचर होता है वो बात समझ लेते हैं। तो हम भी सर एक डाउट था। हाँ राघवन पूछो यार। सर ये जो हमने जो अभी ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया उसमें सर अगर हम ए को मतलब खिसका के बी के टेल पे ले जाते ले तो जाते सर हैं ये जो एंगल जो थीटा था वो बी और ए के बीच में आ जाता फिर भी। देखो ये ले गए हम, देखो ये ए को ले गए खिसका के, ये ए हो गया। अब अभी भी यही आंसर आ रहा है, देखो सी। यस सर। नहीं सर मैं बॉटम लाइन पे कह रहा हूँ। ये वाली लाइन पे कह रहे हो आप? सर बी जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं। बी ए देखो की जो ऐसा है कैसे है, ए को खिसकाओगे तो ऊपर की तरफ खिसकाओगे ना यहाँ पे। यस सर। तो देखो ये ए आ गया, अब यहाँ पे देखो ये रहा ए। फिर इसका मतलब जो सी वाली लाइन होगी वो थीटा उस पे मतलब एंगल उस पे ही बनेगा। कौन सा एंगल? एंगल सर क्या जो होगा अभी बी थीटा और जो ए के बना बीच था का? हम सी वाली लाइन का कौन सा एंगल कह रहे हो? एंगल तो यही वाला एंगल है, आप तो एंगल तो कभी भी बनाओगे वो हमेशा यही रहेगा।
सर मतलब जो एंगल होगा वो हमेशा बी और सी के ही बीच में रहेगा ना? एंगल तो ए और बी के बीच का है ना यार थीटा, उसमें सी तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में। तो जब हमने ए को ऊपर लेके गए उसके बाद ए को ले गए उसके बाद सी आ गया, ये आ गया। हाँ सर एंगल बी और सी के बीच में ही रहेगा। एंगल तो अभी भी ए और बी के बीच में ही है ना, देखो ये वाला एंगल है पूरा। नहीं समझ आया सर। नहीं उसमें समझने वाली बात ही नहीं ना, तो ये समझो कि सी का ए और बी के एंगल से कोई लेना देना कहाँ है यार। आप मेरे मुंह से ये कहलवाना चाह रहे हो कि देखो अगर मेरे पास ए और बी है, ए और बी है, तो जब सी बन के आ जाएगा तो वो यहाँ बीच में से पास होगा, होगा ना? यस सर। होता ही है वो तो, मतलब ए और बी का रिजल्टेंट होगा तो उनके बीच से पास होगा, मतलब इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए चाहे आप बी को खिसकाओ चाहे ए को खिसकाओ, ट्रायंगल वही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन इस डायग्राम को देख के आप बी और सी के बीच का एंगल और ए और बी के बीच का एंगल निकालने की कोशिश मत करो, उसका अलग तरीका है, वो हम अलग से सीख जाएंगे। मान गए? ठीक है ना सर। हाँ सर ये सेकंड पॉइंट में हेड के बाद क्या लिखा हुआ है वो लिखा नहीं मैंने। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है नाउ जॉइन द फ्री टेल विद द फ्री हेड इन अ स्ट्रेट लाइन, मेकिंग द हेड marking the head side with an arrow, marking the head side with ठीक है सर, ओके सर। ठीक है ना, लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ट्राइंगल लॉ क्या कहता है इस बारे में वो सीख लेते हैं। ट्राइंगल लॉ, तो पहले ट्राइंगल लॉ का एक लंबा सा स्टेटमेंट होता है वो लिख लेते हैं, फिर उसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लिखो, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ, according to the triangle law, आप चाहो तो पूरा लिख लेना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, बट ट्राइंगल लॉ होता ही वही है, तो एक ही बात है। आपने लिखा अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ, if two vectors are arranged as two sides of a triangle, if two vectors are arranged as two sides of a triangle taken in order, two sides of a triangle taken in order, two sides of a triangle taken in order, यहां तक लिख लिया सबने? Yes. Yes, sir. कॉमा लगाएं, इसके बाद एक कॉमा लगाएं। The third side taken in reverse order, the third side taken in reverse order represents The sum. the resultant, represents the resultant of the two vectors, represents the resultant of the two vectors। इसको as it is बस लिख लो, समझाने का काम मेरा है ना। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, कैसा भी किस्म का ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो हमने एक ट्राइंगल यहाँ पे एक इस तरह से ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक यस है, सर। अब एक काम करते हैं, ये वर्ड हमने यहाँ पे एक फ्रेज हमने यहाँ पे यूज किया है, टेकन इन ऑर्डर। अब ये ऑर्डर में होना क्या होता है ये समझते हैं। तो अगर दो वेक्टर इस तरह से बने हुए हैं, देखो ऐसे, कि एक का हेड दूसरे के किससे मिला हुआ हो? Tail. टेल से, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर में होना। तो अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ऑर्डर में होने के लिए इनको ऐसे होना पड़ेगा कि नहीं, एक बार चेक कर लो। Yes. सर। अब पॉइंट समझना, बहुत ध्यान से देखना सब लोग। अगर ये जो थर्ड साइड है हमारी, ये भी ऑर्डर में होती, तो इसका एरो कहाँ लगा होता? ए की तरफ या बी की तरफ? सर एक ही तरफ, एक ही ए तरफ। की तरफ। ये बात सबको समझ आ रही है, ए की तरफ। लेकिन Yes, sir. लॉ क्या कह रहा है कि अगर हम इसको ले लें रिवर्स ऑर्डर में, यानी एरो कहाँ लगा दूं मैं?
बी की तरफ, बी के हेड पे, बी के हेड की तरफ, बिल्कुल सही है। तो ये जो तीसरा वेक्टर बनेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए प्लस बी को। सर ए प्लस बी। आप इसको नाम भले सी वेक्टर दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसे करेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ गए अच्छी तरीके से बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं ट्राइंगल लॉ को एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप दो वेक्टर्स को एक ट्राइंगल की दो साइड्स की तरह रखते हैं ऑर्डर में, किसमें? ऑर्डर में। ऑर्डर में होना मतलब क्या होता है? मतलब सर टेल हेड से हेड मिला हुआ है। टेल से हेड। हाँ, टेल से हेड मिला रहे हैं उनका, ये बात ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो जो तीसरी साइड होगी रिवर्स ऑर्डर में, टेकन आउट ऑफ ऑर्डर, उसी ट्राइंगल की तीसरी साइड जो रह गई साइड, लेकिन वो साइड किस ऑर्डर में बनानी है? रिवर्स ऑर्डर में। सर रिवर्स। रिवर्स वो ऑर्डर में। साइड किसका रिप्रेजेंटेशन है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट या फिर सी वेक्टर हो। वो जो ऑर्डर में ली गई दो साइड है उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। पक्की बात? यस सर। एकदम क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, इस ट्राइंगल लॉ के कुछ कोरोलरी लॉज भी होते हैं। कोरोलरी मतलब जो इससे डिराइव होते हैं वो होते हैं, तो एक बार उनको समझ लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल लॉ है ये क्यों सही है। इस बात को समझना, देखो अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसे बना लेता हूं, प्रॉपर ऐसे ऐसे, ए बी एंड सी, ये तीनों साइड ऑर्डर में है कि नहीं है? वो सर अरे हाँ यार है, कैसी बात? यस सर। ऑर्डर। ऑर्डर में है सर तीनों साइड। ए ए तीनों ऑर्डर में यस है। सर। यस सर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज 0? यस सर। थोड़ा सा भी डाउट हो तो क्वेश्चन मार्क उठा देना कि भाई मुझे नहीं आई बात समझ में। सर बता दो, समझ नहीं आई। मैं समझाता हूँ, देखो समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर में एक डिफरेंट वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। देखो ये वाला, इस वेक्टर को फॉर द टाइम बीइंग सी डैश कह देता हूँ मैं। ये सब लोग सी डैश देख पा रहे हैं? यस सर। ये सी डैश का एरो नोट कर पा रहे हैं किधर लगा हुआ है? यस ए डैश प्लस बी डैश इज सी डैश, ये बात सब मानते हैं? यस यस सर। सब लोग? यस सर। सही है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा क्या ये बात मानते हो सी डैश इज माइनस ऑफ सी वेक्टर? यस सर। यस सी डैश और सी सेम वेक्टर है लेकिन उल्टे हैं एक दूसरे के। पक्की बात? यस सर। अच्छा, ये वाला जो स्टेटमेंट 1 है इससे ये कह सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी डैश इज 0? यस सर। पक्का? और माइनस सी डैश को किससे रिप्लेस करेंगे हम? प्लस सी डैश। प्लस प्लस सी सी डैश से। आ गया अपने आप की? नहीं आया? यस सर। कुछ आई बात समझ में? यस सर। सबको आ गई बात समझ में? यस सर। क्या आया समझ में, जरा बताओ। अनन्या बताओ मुझे, क्या समझ में आया अनन्या? सर कि हमने पहले ये देखा ए वेक्टर ना 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 अनन्या मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूँ ये सारी बकवास करने के बाद इसका क्रक्स क्या निकला, इससे कंक्लूजन क्या निकला? Sir, if three vectors forming triangle taken in order, then their resultant will be 0. बस इससे बढ़िया हम कोई बता ही नहीं सकते जो इन्होंने कहा है। तो इसी जो इन्होंने कहा इसी स्टेटमेंट को रूल बना लें अब। यस सर। लिख लो जरा, लिखो। इफ three vectors can form a closed triangle, ट्राइंगल है तो क्लोज्ड ही होता है, हमने फिर भी एम्फेसाइज करने के लिए क्लोज लिख दिया। If three vectors can form a closed triangle, ब्रैकेट में लिखना हैविंग साइड्स इन ऑर्डर, साइड्स किस में होनी चाहिए? ऑर्डर में। इफ थ्री वेक्टर्स कैन फॉर्म
a closed triangle having sides in order, कॉमा लगा के लिखना, ब्रैकेट बंद करके, their resultant must be कितना होना चाहिए? 0. 0. बिल्कुल. अच्छा, अब इसी से एक और रूल निकाल लेते हैं, वो समझो, है ना? लिखो 3 वेक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लेना, नॉन कोलिनियर, क्या नहीं होने चाहिए? कोलिनियर। हाँ, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, लाइन वाले कभी ट्रायंगल नहीं बना पाते, पक्की बात है ना? Yes, sir. ठीक है. 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स can only produce a zero resultant, can only produce a zero resultant if they are taken in the same order. अरे सुन, तुम मुझे बताने दो यार, ऐसे मत करो, पेट पे लात मार रहे हो, हैं? हाँ, तो can only produce a zero resultant if they can be arranged in the form of a, किसकी फॉर्म में? Triangle. हाँ, ट्राइंगल, क्लोज ट्राइंगल लिख लो तो और एम्फसाइज हो जाएगा, if they can be arranged in the form of a triangle. ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? Yes, sir. तीन Yes, sir. वेक्टर जीरो रिजल्टेंट तभी दे पाएंगे जब मिलकर के वो क्या बना पाएंगे? Close Triangle triangle. बना पाएंगे. Close अच्छा, triangle. जब बेटा हम न्यूटन लॉ पढ़ेंगे ना, तब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे कि मान लो हमें किसी ने डायग्राम बना के दे दिया, ऐसा देखो, ऐसा एक डायग्राम बना के दे दिया, यहाँ लिखा F1 वेक्टर, यहाँ लिखा F2 वेक्टर, और यहाँ लिख दिया F3 वेक्टर, ऐसे लिख दिया, एरो ध्यान से देख लेना कैसे लगे हुए हैं ना. फिर उसके बाद कहा ए पार्टिकल इज बीइंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए पार्टिकल is being acted upon by 3 forces, F1 vector, F2 vector and F3 vector, है ना? Its acceleration is कितना है बताओ? बिल्कुल, बहुत सिंपल आंसर है. क्या है इसका एक्सेलरेशन? 0. क्यों है 0? जीरो है फोर्सेस का, The forces is 0. इक्विलिब्रियम. बिल्कुल ठीक है ना, बात समझ गए ना? क्योंकि ये तीनों वेक्टर मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल बना रहे हैं, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट कितना है? 0. 0 है. ठीक है ना? इसी क्वेश्चन को हम वापस से न्यूटन लॉ में उठाएंगे, इस पे एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो बात हम तब कर लेंगे. ठीक है ना? लेकिन ये बात क्लियर हो गई एकदम से, ये ट्रायंगल लॉ वाली बात? Yes, sir. चलो देखते हैं अभी, है ना? Sir, ये a particle is being क्या acted upon, is being acted upon by 3 forces, F1, F2 and F3. Its acceleration is dash. डैश में हमने क्या लिखा? 0. 0. क्यों लिखा है, बात क्लियर हो गई सूर्यांश? Yes, sir. ठीक है ना? चलो एक और काम यहाँ पे कर लेते हैं. लेट्स से मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ. इफ द magnitudes of 3 vectors are 1, 2 and 4, है ना? Can they give a zero resultant? अगर दो तीन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1, 2, 4 है, तो क्या वो जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं? यस और नो, चेक करो सब लोग. आंसर यस है कि नो? Sir, yes. सबका आंसर यस है. यस सर. किसी का आंसर ऐसा हो कि मुझे पता ही नहीं, कैसे करेंगे? कोई भी?
सबको समझ आ गया कि ये कैसे हुआ? हाँ सर मैं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे होगा सर, एक बार बता दो। मैं बताता हूँ संभव, देखो है ना, देखो आपको ये पता है कि एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे से ज्यादा होता है। हाँ यस सर। अच्छा, अगर ये पता है तो आप ये सोचो कि हमने कहा तीन वेक्टर मिलके जीरो रिजल्टेंट तभी दे पाते हैं जब वो एक ट्राइंगल बना पाए। यस सर। ठीक है, यस सर। ट्राइंगल वो तभी बना पाएंगे जब वो ट्राइंगल का रूल फॉलो करेंगे, यानी कि दो साइड का सम किससे ज्यादा होना चाहिए? थर्ड साइड से थर्ड से ज्यादा होना थर्ड चाहिए। से। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 का ये तो रिजल्ट रॉन्ग हो गया ना, मतलब 1 प्लस नो 2 है। क्या 4 से ज्यादा है? नो सर। नहीं है, तो क्या ये ट्राइंगल बना पाएंगे? नो सर। नहीं, तो क्या ये तीनों मिलके जीरो रिजल्टेंट दे पाएंगे? नो सर। सर। नो सर। समझ में आई बात सबको? यस सर। सर। पक्का? यस अच्छा, सर। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो अगर इसको हम थोड़ी सी कॉमन सेंस से सोचे ना कि भाई देखो हमारे पास दो लकड़ियां हैं, एक लकड़ी और दो लकड़ी, ये बात समझ रहे हो? इसको ए लकड़ी कह देते हैं, इसे बी लकड़ी कह देते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये जो गैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी लकड़ी। अरे ये कर रहा है इनका रिजल्टेंट यस रिप्रेजेंट सर। कर रहा यस है। सर। हाँ मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यस सर। अच्छा, अब देखो मैं इन लकड़ियों को क्या करता हूं, अगर ऐसे कर दूं तो रिजल्टेंट छोटा हो जाएगा कि बड़ा? छोटा। छोटा। और अगर मैं इन लकड़ियों को ऐसे कर दूं तो रिजल्टेंट बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। पक्की बात है ना? यस सर। अब देखो अगर इसको ट्राइंगल बनाना है तो मैं बड़े से बड़ा कितना फैला सकता हूँ इसको? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो डिग्री। उस केस में भी ये जो गैप होगा ये लेस देन a प्लस बी ही रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। यस पक्का? सर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि क्यों एक ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होता है? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है ना? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे 1 to 4 टाइप वाला जो आया है। यस सर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या है ना कई बार डिफरेंट वर्डिंग में पूछ लेते हैं। वो ये कहते थे तीन फोर्स है हमारे पास, है ना, कोई तीन फोर्स है F1 F2 F3 जिनके मैग्नीट्यूड जो है वो 3 4 और 2 हैं। लेट से 3 4 और 2। क्या एक पार्टिकल इन तीनों फोर्सेस के लगने पर इक्विलिब्रियम में हो सकता है? वर्ड क्या यूज किया मैंने? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना? जीरो। जीरो। सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? तो क्या ये तीनों फोर्स लगने पर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ सकता है? जल्दी से चेक करो। यस सर। यस सर। पक्का यस है आंसर? यस सर। आंसर इज यस, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे हम लोग। यस। कोई परेशानी इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है ना? तो ये ट्राइंगल लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, आगे चल के हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ फिर जब हम a माइनस बी भी पढ़ लेंगे ना तो हम इसी लॉ को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? पैरेललोग्राम लॉ में, राइट? वो कैसे होगा वो हम तब देख लेंगे। दूसरी बात है कि जब हम दो से ज्यादा वेक्टर लेंगे ऐड करने के लिए तो हमारे पास लॉ आ जाएगा, उसको कहते हैं पॉलीगन लॉ। क्या कहते हैं? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ भी आ जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ के बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ के बाद क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ। बिल्कुल जैसे जैसे है ना वो क्रॉसिंग द रिवर व्हेन कमिंग टू द ब्रिज वाली बात है, तो वो जब होगा तब कर लेंगे। ठीक है ना? तो अभी वाली टेंशन नहीं लेनी है ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। सर। ठीक है। ये हवा चलने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? चलो कोई नहीं, है ना? तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे वेक्टर बनाता हूँ। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, है ना? ये है बी वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही बना लो। इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करके देख लो एक बार कि बना पा रहे हैं कि नहीं, है ना? डन। डन। डन सर। यस सर। ठीक है ना? तो एक काम कर लेते हैं, देखो कि सबसे पहले हम इसको पैरेलल
शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया हमने बी वेक्टर को। उसके बाद हमारे पास ये वाला टेल और ये वाला हेड खाली रह गया, जिसको हम ग्रीन वाले में ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। तो ये जो लाइन ग्रीन वाली बनी ये हमारा a प्लस बी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? Yes. ठीक है ना? Yes, वो sir. ट्रायंगल लॉ बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे ये जो a प्लस बी वेक्टर बन के आया है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, बहुत लोगों को ये पढ़ चुके होंगे, तो वो फॉर्मूला याद होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला। वो कैसे डिराइव होता है एक बार देख लेंगे इसको, और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो देख लेंगे। फिर वो वेक्टर का डिफरेंस, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये अब हमारी डिस्कशन बाकी है ना। सर इसकी डेरिवेशन स्कूल में आती है? यार वो स्कूल वाले जाने, देखो वैसे तो आनी चाहिए, अगर ढंग से एग्जाम ले रहे हैं तो आएगी। अब इस बार एग्जाम का ना एक्चुअली ये नहीं पता है कि स्कूल वाले कितना सीरियस हैं एग्जाम को लेके, है ना। तो अगर वो ऐसे ही मतलब पास करना चाह रहे होंगे तो नहीं पूछेंगे, जैसे पहले लेते थे तो पक्का आता ही है ना। तो वो स्कूल की पॉलिसी क्या है यार वो मैं नहीं बता सकता है ना। एग्जाम ले रहे हैं स्कूल वाले अभी? यस सर, हो भी चुकी है। अच्छा, हाँ सर मेरे चल रहे हैं ना, कल केमिस्ट्री का है। अच्छा, तो एग्जाम में ईमानदारी कैसे मेंटेन होती है? बिना चीटिंग किए। अरे तो वो बोल देते हैं वीडियो ऑन रख लो अपनी, तो सारा हाँ। हाँ वीडियो और माइक दोनों ऑन करने को बोलते हैं। अच्छा, और इन्विजिलेट कौन करता है सामने, कौन चेक? क्लास टीचर ही हो रही है सर। तो क्लास टीचर ही करते हैं ये काम। यस सर। ठीक है, इच्छा होती है बेईमानी करने की? पेपर नहीं करते हैं। अच्छा, होती है लेकिन नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब वो, नहीं सर, होती भी नहीं है ना, तभी नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है ना। देखो इंसान दो ही तरीके से क्राइम करने से बचता है, एक तो है कि कॉन्शियंस, है ना, जमीर जिसे कहते हैं ना, कि भाई अगर जमीर है तो मन ही नहीं करेगा कि नहीं यार ये काम मैं क्यों करूं। एक होता है जिसको कहते हैं मतलब फियर ऑफ लॉ, है ना, कि भाई अंदर से तो इच्छा है क्राइम करने की लेकिन कानून का डर। ठीक है, और इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए तो आदमी क्राइम करने से बच जाता है। क्राइम प्रिवेंटेड। हाँ मतलब है ना, अगर ये ना हो, है ना, जैसे एक कॉन्शियंस की कमी और दूसरा कि कानून से कोई डर ना हो, तो फिर आदमी चला जाता है उन अंधेरी गलियों में जिनको क्राइम कहते हैं, है ना। तो वो अपने हिसाब से देख लें। ठीक है जी, आई बात समझ में सबको? यस सर। ठीक यस है, सर। चलो, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मेरे ख्याल से छोटे छोटे वेक्टर के क्वेश्चन करने लायक आप लोग हो गए हो, तो अब मैं आपको इसके लिए एक डीपीपी दे दूंगा। अच्छा, डीपीपी के लिए मेरे पास एक मैसेज आया था कि वो डिस्कस करनी है यस सर। है ना। तो वो डिस्कस कब करनी है बता दो मुझे। सर किसी भी क्लास में जैसे स्टार्टिंग में बस थोड़े थोड़े टाइम में सब ठीक अगर है, बता फिर एक काम कर लेंगे ना, देखो एक काम कर लेंगे, इसमें बस संभव को दिक्कत आएगी कि जो भी हमारी अगली क्लास होगी ना उसको 15 मिनट पहले स्टार्ट कर लेंगे, है ना, और ओके उस सर। 15 मिनट में जिस जिसके डाउट होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ताकि अगर किसी के नहीं है तो वो अपना रेगुलर टाइम पे ही क्लास को अटेंड करेंगे, है ना, और शुरू के वो 15 मिनट में हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। सर आप No, आगे sir. की 15 मिनट ले लो। अच्छा, क्लास के बाद के 15 मिनट, यस सर। ये भी ठीक है, उसमें आप भी अटेंड कर सकते हो, सही है ना। यस सर। यस ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द क्लास जो 15 मिनट होंगे उनमें डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। उस केस में जिनके नहीं है वो अपना आराम से क्लास से जा सकते हैं, ठीक है ना। यस क्लियर है बात सबको? यस सर। यस चलो सर। तो ये कर लेते हैं, है ना, और पढ़ाई का मन बनाए रखें, अगली क्लास में मिलते हैं हम, है ना। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। जन्माष्टमी सर। अच्छा, हैप्पी जन्माष्टमी आपको भी। क्या बने हो आज, कान्हा बने हो? नहीं सर, कल एग्जाम देने के लिए कल मजदूर एग्जाम बने है? हैं। अच्छा, तो वहां मोर बनेंगे जाके, अच्छा बहुत अच्छा, वाह, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। बाय।